हेलो नमस्कार बच्चों, मैं रतनलाल एजुकेशन रिवॉल्यूशन डांड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी, स्टडी प्लान के बारे में बताया था और उसके बीच में ही हमने आपको सिलेबस भी बताया था भी सिलेबस कैसे करना है और पता लग भी गया होगा आपको कैसे करना है। तो मुझे जो सब्जेक्ट है मेरा वो रहेगा आपका जीएस के बारे में मैंने आपको बता भी दिया था भी जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट मेन फोकस करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री, इतिहास, हिस्ट्री और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, भारतीय संविधान, संविधान के साथ इकोनॉमिक्स और इंडियन ज्योग्राफी यहाँ तक मैंने बता दिया था पिछली क्लास में, तो इसी को कंटिन्यू करूंगा आगे में। हिस्ट्री के बारे में देखोगे, हिस्ट्री के बारे में मैंने बताया भी था, कुछ डेटें कुछ आइडिया भी लगा हुआ भाई हिस्ट्री में कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करना है। हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत से। मध्यकालीन भारत में कहाँ से 1191 बताया भी था भाई 1191 से, वैसे तो 712 एक अगर सन याद हो किसी को, 712 में ही भारत पर मुसलमानों का आक्रमण हो चुका था। लेकिन 1191, 92 और 94 ये डेटे में क्यों बार बार याद करवा रहा हूँ भी यही याद हो जाएगा आपको भी यहाँ क्या हुआ था। तराइन का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और ये जयचंद के साथ, तो इसी तरह से डेट याद होंगी आपको। मैं बार बार लिखता रहूँगा, इतना हिस्ट्री का लेक्चर चलेगा, इसी पे मैं आपको रिवाइज करवाता रहूँगा और जैसे जैसे इतिहास खत्म होगा वैसे ही आपको ये सारी के सारी डेट सन ऐसे ही रिवाइज हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, आपको बुक्स उठाने की जरूरत ही ना पड़े। इस तरीके से बताएंगे। तो 1191, 92, 94 आप भी देख सकते हो। और 1206 में क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। एक तरह से जब डायरेक्ट दिल्ली पर, उससे पहले क्या मकसद था इनका आक्रमण करने का, भाई भारत से धन दौलत लूट कर ले जाते थे। लेकिन 1206 में क्या हुआ, एक गुलाम था और यहां से गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, दिल्ली सल्तनत। इसका नाम दिया था दिल्ली सल्तनत। एक तरह से 1206 से लेकर 1526 तक। 1526 में किसकी एंट्री हुई यहाँ, बाबर। वहां आया मुगलों का शासनकाल। 1526 पानीपत, 1527, 1528 और 1529 ये सन लिख रहा हूं। अभी तुम रिवाइज करेंगे, इनको एक्सप्लेन में करेंगे बिल्कुल। अभी तुम देखो सिर्फ क्या हो रहा है इतिहास में, कैसे करना है चीजें। 1526 में बाबर आया था, पहली लड़ाई हुई तराइन, पानीपत की, सॉरी तराइन की तो यहीं हुई थी। तो पानीपत की लड़ाई हुई थी यहाँ। पानीपत के बाद किसका शासन आया यहाँ, एक तरह से ये खत्म हो गए थे और मुगल आए थे यहाँ। मुगलों में कौन कौन, बाबर, और बाबर के बाद हुमायूं। और हुमायूं दिल्ली सल्तनत में एक मोड़ भी आया था थोड़ा सा, इसके बीच में ही शेरशाह भी आएगा, उसको भी ब्रीफ में करेंगे, डिटेल में करेंगे चीजें। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब। और एक तरह से औरंगजेब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 से लेकर एक तरह से देखो तुम 1757 तक उथल पुथल रहेगा पूरा भारत। वो तुम्हें सारी चीजें बताएंगे इसी चीज में। 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध। और ये सारे युद्धों के बाद भारत में बहुत बड़ा चेंज आएगा। डायरेक्ट अंग्रेजों के हाथ में राज चला जाएगा एक तरह से। देखो मुसलमान आए, उसके बाद ये अलग मुसलमान, फिर मुगल आए, फिर मुगलों के बाद अंग्रेज, और अंग्रेजों के साथ साथ 1764 में यहाँ, फिर उसके बाद 1857 की क्रांति होगी। 1857 की क्रांति के बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ 1906 बंगाल विभाजन। इसी तरह से चलता रहेगा कंटिन्यू। 1919 में, 1920 में असहयोग आंदोलन आएगा, चोरा चोरी की घटना, वो सारी चीजें, सवर्ण अवज्ञा 1900, मतलब ये सारी चीजें जब जब ऐसे डेट लिखी जाएंगी तो ये सारी डेटें ही पेपर में पूछता है। एग्जामिनर जब भी एग्जाम लेता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ये सारी चीजें आएंगी पेपर में। इसी तरह से हिस्ट्री को चलाएंगे। हिस्ट्री चलाने के बाद उसके बाद 15 अगस्त 1947
अगर बात करें 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी के बाद और 1950 तक आज़ादी के बाद का भारत, वो देखोगे उसके साथ ही किस पे आएंगे, भारतीय संविधान, उसके बाद बनेगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में देखोगे 1 से लेकर 395 होंगे हमारे अनुच्छेद, और इसी में 22 भाग जब हम पढ़ेंगे, इनको 22 भागों को डिटेल में पढ़ेंगे। 22 भाग में कैसे कैसे भाग बने, कौन से अनुच्छेद बने हैं 1 से 395 तक, कौन से इसमें संविधान में संशोधन हुए हैं आज तक, और उसके साथ ही फिर चलेगा इंडियन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आएंगी तुम्हारी सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं। अगर पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो कितनी हुई है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं आज तक। 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद एक आया था नीति आयोग, सुना भी होगा किसी ने, इसको चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया था 2015 में। 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 से लेकर 2017 तक, और उसकी जगह रिप्लेस कर दिया था इसी को। और हिस्ट्री में अगर देखें आज से पिछली डेट की भी क्या होती है हिस्ट्री, एक तरह से 1962, 1965, 1971, ये तीनों चीजें भी देखोगे युद्ध थे यहाँ, सारी ब्रीफ में करेंगे इन चीजों को, कैसे लड़ाई हुई, कैसे विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन क्या है, पश्चिम बंगाल कैसे बना पूर्वी पाकिस्तान से, ये सारी चीजें, लाइन कैसे हुई 1962 में क्या हुआ, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। और उसके साथ ही चलेगा प्रधानमंत्री, इसी के साथ ही कंटिन्यू आएगा प्रधानमंत्री का लेक्चर। ये सारी चीजें हम जीएस में करेंगे, जीएस में करने के, और इसके साथ ही चलेगा एटलस। एटलस मैंने पहली क्लास में भी जिक्र किया था, जिसके पास एटलस नहीं है वो एटलस ले ले, क्योंकि एटलस से इंडियन ज्योग्राफी इतनी आसान होगी, इतनी इजी हो जाएगी, कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। और मेहनत तुम्हारी रहेगी, हम तो सिर्फ गाइडेंस करेंगे भी ऐसे पढ़ना है, ये चीजें पढ़ाएंगे और इस तरह से पढ़ाना है। तो आप लोग देखना कर सकते हैं सारे, कंपटीशन निकालना कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल बच्चों का खेल लगेगा। जब ये पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो इन चीज़ों को सबको। और एटलस में इंडियन ज्योग्राफी, एटलस क्यों कहता हूँ, क्यों जोर देता हूँ बार बार इस पर, क्योंकि इसी में पता लगता है सारा कुछ। स्टैटिक जी के एक नाम पीछे भी डिस्कस किया था मैंने एक चीज़, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जो चीज़ फिक्स है, जो जीके में चीज़ फिक्स रहती है, बताया भी था। जैसे राजधानी होगी और इंडिया के मैप को पढ़ना है, स्टडी करना है, उनकी कैपिटल, कौन सा राज्य कब बना, कैसे बना, भाषाई आधार पर कितने राज्य अलग हुए हैं आज तक, ये सारी चीज़ें हम भारत में मैप में करेंगे। मैप मतलब एटलस में, एटलस लेके आना सभी बच्चे। एटलस में अलग अलग स्टेट दी हुई होगी, उन स्टेटों में अलग अलग जगह मेंशन है, सारा कुछ है। वो एटलस पढ़ने का मेथड भी हम बताएंगे, कैसी पढ़नी है और किस ढंग से इसको पढ़ना है। वैसे देखने में तो मैप लगेगा बिल्कुल आसानी से, लेकिन कोशिश यही रखनी है सभी अपने घरों में एक इंडिया का मैप, हरियाणा का मैप, आधी जीके तो वहीं से कंप्लीट हो जाती है। अगर 7th और 8th में बच्चा आ गया ना तो उसको कंटिन्यू मैप तो देखना ही चाहिए डेली, भाई हरियाणा कहाँ है, यूपी कहाँ है, इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, वर्ल्ड मैप हो उससे भी बढ़िया, कौन सा देश कहाँ है, कितने महाद्वीप हैं, ये सारी बातें एटलस में हैं। अगर पढ़नी आती है किसी को तो ठीक है, नहीं पढ़नी आती तो हम तो करवाएंगे ही करवाएंगे एटलस क्लास में, क्योंकि आजकल इस पे बहुत ज़्यादा फोकस है। और इसी के बाद साइंस के लिए साइंस की क्लासें अलग से चलेंगी। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में जितने भी आविष्कार होते हैं आजकल वो सारी चीज़ें मेंशन होंगी। केमिस्ट्री में रासायनिक चीज़ें, और बायोलॉजी का तो पता ही है आजकल, बायोलॉजी तो बिल्कुल फेवरेट सब्जेक्ट है एग्जामिनर का। अगर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बिल्कुल ही फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी आजकल। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, कृषि, और उसमें पशुपालन, ये सारी चीज़ें आजकल पूछता है। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में तो कंपटीशन एग्जाम में बिल्कुल पूछता है। एसएससी की बात करें, एसएससी में भी है, यूपीएससी में भी आती हैं चीज़ें। ये बिल्कुल इस तरह से चलेगा जीएस का सिलेबस। और जीएस के सिलेबस में सबसे पहले स्टार्ट करनी है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में कहाँ से, मध्यकालीन भारत से, वहीं से स्टार्ट करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री भी करेंगे, लेकिन पहले मध्यकालीन भारत से, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं पेपर में।
दिल्ली सल्तनत से, मुगल काल से, वहीं से आने के बाद इसी तरह चलेगा आपका सिलेबस। तो ये था जीएस का सिलेबस। इस तरह से जीएस होगी और बिल्कुल पार्टिकुलर वे में होगी। ये नहीं भी हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, मतलब जैसे हिस्ट्री खत्म उसी के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, उसी के साथ साथ एटलस और उसी के साथ साथ इकोनॉमिक्स, फिर साथ साथ साइंस। ये नहीं होगा कि हिस्ट्री पहले करवा दी फिर बाद में साइंस करवा दी, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट, मतलब कनेक्ट करनी है सारी चीज़ें। ये जीके में खास बात होती है कनेक्ट करना। और जब आप सीखने के वे से हमारे साथ जुड़े हो तो सबसे पहले जरूरी है आपका इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन पे एक बात बताता हूं मैं आपको सबको। एक लड़का था, वो लड़का क्या करता था, डेली फुटबॉल के लिए प्रैक्टिस पर जाता था और उसके पिताजी एक कॉर्नर में खड़े होकर उस बच्चे को देखते थे, या उसके पास मतलब कॉर्नर में खड़े रहते थे उसके पिताजी। और उसके पिताजी डेली का उनका यही रूटीन था, लेकिन कोच ने कभी उसको मैदान में खेलने के लिए दिया ही नहीं, उसको हमेशा रिजर्व में खिलाते थे। लेकिन वो बच्चा डेली आता, प्रैक्टिस करता, उसके पिताजी वहीं मैदान के कॉर्नर में खड़े रहते और वो शाम को उनके साथ घर चला जाता। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो बच्चा आए नहीं मैदान पे, क्वार्टर फाइनल हो गए, सेमीफाइनल हो गए और 4 दिन से आया नहीं बच्चा। वो 5वें दिन आया जब टीम का फाइनल मैच था और कोच को बोला भी आज मैं खेल लूँगा। कोच ने कहा नहीं भाई फाइनल मैच है, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता भाई, कभी खेला ही नहीं आज तक तो, ना मैंने खिलाया था उसको, तो मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूँ। तो उस कोच के पैर पकड़ के बोला सर मैं तो आज खेल लूँगा चाहे जो मर्जी हो। तो उसको कोच को अजीब लगा थोड़ा, कोच ने भी सोचा चलो देखते हैं। कोच ने उसको खेलने दिया और वो लड़का इतना ज़बरदस्त खेला, इतना ज़बरदस्त खेला, जब भी उसके पास कोई बॉल आई उसने वो गोल पोस्ट में ही डाली। और खेलने के बाद जब वो पूछा कोच ने उससे भी इतना बढ़िया खेलता तुझे आज तक देखा तो है नहीं, आज कैसे खेला। और ना आज वो तेरे पिताजी उस कॉर्नर में बैठे रहते, ना आज वो तुझे देख रहे खेलता हुआ। फिर उस लड़के ने बताया, कह रहे सर मेरे पिताजी अंधे थे और वो मुझे देख नहीं सकते थे, लेकिन 4 दिन पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है, आज वो मुझे खेलते हुए देख रहे हैं इसलिए मैं इतना अच्छा खेल रहा हूँ। तो ये होता है इंटरनल मोटिवेशन। अगर इंटरनल मोटिवेशन के साथ आप हमारे साथ जुड़े हो कुछ सीखने के लिए, करने के लिए, भाई हमें नौकरी लेनी ही लेनी है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे अपना बेहतरीन देने की। आज के लिए इतना ही, कल से स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।